CIB का ABM का ए मॉड्यूल, टॉपिक का नाम है GDP कॉन्सेप्ट और यूनिट नंबर 9। एग्जाम में 5 मार्क्स तक देता है। थ्योरी में आएंगे तो 2-3 मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर केस स्टडी आएगी तो वो आपको 5 मार्क्स तक दे जाएगी। इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल डायग्रामेटिक व्यू से पढ़ेंगे। आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि कल आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएं जो इकोनॉमिक्स बेस्ड हो, उस एग्जाम में आपका जीडीपी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। उस एग्जाम में आपका जीडीपी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, टॉपिक के नेम में कुछ खास बातें छुपी हैं। जीडीपी। अब जीडीपी में सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोडक्ट को। और जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए? फिनिश्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। ये एक इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, यानी आधा अधूरा प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है। और इस प्रोडक्ट की बात करेंगे और सर्विसेज दोनों कवर होंगी, यानी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो जितनी गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं उनको मिला के, लेकिन वो फिनिश होना चाहिए, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पहला एस्पेक्ट आ गया हमारा प्रोडक्ट से, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेना है। सेकंड हम बात करते हैं डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डोमेस्टिक। डी का मतलब डोमेस्टिक। ये बहुत केवल एलोब्रेशन नहीं है। ये डोमेस्टिक का मतलब क्या है? डोमेस्टिक का मतलब है आपके, अगर हम कंट्री के मैप की बात करते हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन इसको हम चलो थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैप गड़बड़ है। तो यहां पर हम डोमेस्टिक से मतलब है कि आपकी जो कंट्री है उस कंट्री के ज्योग्राफिक एरिया में अगर कुछ भी प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम डोमेस्टिक बोलेंगे। ठीक है, तो दो बातें निकल के आ गई। क्या? एक बात निकल के आई डोमेस्टिक, दूसरी बात निकल के आई प्रोडक्ट जो कि डोमेस्टिक है। और ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल से मतलब ये हुआ, ग्रॉस का मतलब हुआ, आप जोड़ लीजिए। तो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अभी भी इसमें कुछ बातें और छुपी हैं, जैसे विद इन टाइम, यानी जीडीपी नापने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन का भी यूज किया जाता है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो टाइम होता है वो ईयर का होता है। लेकिन ईयर के बाद भी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी इसको कभी कभी स्टडी किया जाता है। तो जीडीपी में एक बात और निकल के आई, विद इन टाइम, विद इन ज्योग्राफी, विद इन प्रोडक्ट्स, और वो भी फिनिश्ड। इन सब का ग्रॉस टोटल अगर कर लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। और ये जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी इकोनॉमी में आता है? जीडीपी का कॉन्सेप्ट कौन सी इकोनॉमी में आता है? जीडीपी का कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमी में आता है, यानी कि इसको किसी पर्टिकुलर घर या किसी कंपनी तक ही सीमित ना करके पूरे स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, ग्लोब पे, जो अपने कॉन्टिनेंट होते हैं उनके लेवल्स पे इसको स्टडी किया जाता है। तो एक बात हमारी यहाँ क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी इज द ग्रॉस ऑफ प्रोडक्ट, यानी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट, कुछ भी हो सकता है, इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इन सब को मिला लेंगे तो हमारी जीडीपी की डेफिनेशन होगी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता दें, अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बैंकर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इंटरेक्टिव लाइव बैच है दोस्तों, जो जेआईबी का है, 19,999 का बैच है, उस बैच में MCQ की क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, जो कि 4999 का चल रहा था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको 1000 का स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और ये आप अभी करा सकते हैं 3999 में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
जो लोग CIB की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें MCQ और केस स्टडी जो कि सर की स्पेसिफिक डेवलप की गई हैं, उसके साथ रिकॉर्डेड आपको जो भी लाइव क्लासेस होंगी पूरी, वो टीम जो है आपको पूरा लाइव कोर्स कराएगी। और उसके साथ साथ ये जो कोर्स है 24,999 का, जो कि आपको 5,999 में मिल रहा था, अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप करेंगे तो आपको 4,999 में मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है, देखिए आपका क्वेश्चन ये आता है कि ये जो GDP है, ये जो आपकी GDP है, इस GDP में GDP एक वर्ड आ गया GDP। अब GDP के बाद यहां पर आता है GNP। ये जो अब स्क्रीन आपके सामने आ रही है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आज GDP के टॉपिक को समझाएंगे। GDP तो मैंने समझा दी, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप पूरे जो 5 मार्क्स का मैं बात कर रहा हूं वहां तक चले जाएंगे। ये 4 टर्म इंपॉर्टेंट है, और भी आएंगी अभी। ये 4 टर्म इंपॉर्टेंट है, इन चारों टर्मों को हमको यहां कवर करना है, ठीक है। अब देखिए अब कि यहां से यहां तक कैसे आए, यहां से यहां तक कैसे आए, यहां से यहां तक कैसे आए, यहां तक, क्योंकि हमने सबसे पहली कैलकुलेशन किसकी करी, GDP की। सबसे पहली कैलकुलेशन किसकी करी थी, GDP की करी थी, ठीक है। अब देखिए आ गया, अगर हम GDP से GNP जाते हैं, कहां जाते हैं, देखिए यहां पर क्या है D, यहां पर क्या है N, बाकी चीज सेम है। N स्टैंड फॉर नेशनल, N स्टैंड फॉर नेशनल। और नेशनल में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर जैसे हमने पिछले उसमें यहां मैप बनाया था, पिछले उसमें हमने थोड़ा सा ये मैप बनाया था। इस मैप में अगर मैं बात करूं, यहां एक कंट्री की बात कर लेता हूं, USA की। किसकी बात कर लेता हूं, अगर मैं यहां पे USA की बात कर लेता हूं या कनाडा की बात कर लेता हूं, तो USA से कोई बंदा इधर आए या यहां से कोई बंदा उधर जाए, आना और जाना, अब आए जाए से क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं, आए जाए से फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फर्क पड़ेगा वो क्या भेज रहा है और क्या ले जा रहा है, क्या भेज रहा है और क्या ले जा रहा है, कमा नहीं रहा, क्या भेज रहा है और क्या ले जा रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये जो USA से इधर कुछ भेज रहा है कौन, इंडियन है। कौन है ये, इंडियन है, इंडियन है जो USA में रहता है। तो ये भेज रहा है वहां से, क्या भेज रहा है, डॉलर भेज रहा है, क्या भेज रहा है, डॉलर भेज रहा है, ठीक है। अब दूसरा कौन बंदा है, यहां से जो कौन है, ये कौन है, USA का सिटीजन है, यहां किसी कंपनी का CEO या किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, कुछ यहां से भेज रहा है, तो भेज क्या रहा है, वो रुपए। अब देखो एक कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा, रुपए भेज रहा है लेकिन अपनी कंट्री में कन्वर्ट करा लेगा डॉलर में। यहां वो डॉलर भेज रहा है लेकिन अपनी कंट्री में यहां आएगा तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे कोई फर्क। हम बात कर रहे हैं मनी की, किसी भी करेंसी में भेज रहा है, किसी भी करेंसी भेज रहा है। भेजेगा कैसे, अगर कोई इंडियन वहां गया हुआ है तो इंडियन की सैलरी मान लिया वहां पर 5 लाख रुपए है, कितनी है, 5 लाख रुपए है। और ये 5 लाख में से उसने, क्योंकि USA में खर्चा बहुत है, 2 लाख खर्च कर लिए, कितने बचे उसके, 3 लाख बचे। ये जो 3 लाख बचे हैं, ये 3 लाख उसने इंडिया भेज दिए। ऐसे ही यहां पर USA का जो बंदा है उसकी सैलरी मान लिया CEO है तो कितनी है, 10 लाख है। 10 लाख में से यहां इंडिया में उसने कितने खर्च कर लिए, 3 लाख कर दिए, तो 7 लाख। यानी ये जो पैसा का खर्चे के बाद जो ये बच्चा उसका 7 लाख, यहां 7 लाख उसने भेजा और 3 लाख आया, 7 लाख भेजा और 3 लाख आया। अगर ऐसा है 7 लाख भेजा और 3 लाख आया तो उसमें क्या होगा, देखो, देखना ध्यान से, हमारे वहां इन हुआ 3 लाख, आउट हुआ 7 लाख, ठीक है, इक्वल टू हुआ -4 लाख। यानी इंडिया से पैसा गया, इंडिया से पैसा गया। अपने खर्चों के बाद जो रेमिट कर रहा है, अपने खर्चों के बाद जो रेमिट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है। इसको हम फैक्टर इनकम के रूप में भी जानते हैं, फैक्टर
इनकम के रूप में भी जानते हैं। तो ये देखिए कि जो भी आपकी जीडीपी थी, अगर हम यहां पर जीडीपी में एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी जीडीपी है $400 बिलियन, ये केवल टेंटेटिव एग्जांपल है। तो $400 बिलियन में से ये वाली फिगर जब एडजस्ट हो जाती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, ये इनकम अगर एडजस्ट कर ली जाए तो बनता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी आना और जाना को और एडजस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री का कोई आदमी अगर USA गया हुआ है तो वो वहां जाके जो काम कर रहा है वो आपके नेशनल ने किया, आपके सिटीजन ने किया। तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे क्या? नेशनल। क्या बोलेंगे हम इसको? नेशनलिटी की तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई। अब हम दूसरी बात करते हैं ये वाली, कि यहां पर जीडीपी से एनडीपी हो गया, जीडीपी से एनडीपी हो गया। तो इस एन का मतलब क्या है? इस एन का मतलब है नेट। ठीक है, और इस एन का मतलब क्या है? नेशनल। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर है नेट, वहां पर है नेशनल, यहां पर है नेट, वहां पर है नेशनल। ये ध्यान रखिएगा। तो नेट बनाने के लिए क्या है? अब यहां पे क्या है? ये चीज कॉमन है। यहां जी से क्या आ गए? हम एन पर आ गए। जी से क्या आ गए? एन। ऐसे ही यहां जी से आएंगे तो क्या है? एन। ये दोनों एन का मतलब नेट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? अब ये क्या चीज है? देखो ये क्या चीज है? इसमें क्या है? डेप्रिसिएशन। इसमें क्या चीज है? आपका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन? इसको मैं बताता हूं। देखिए, आपने कहा साहब कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, या आपने कहा आपने एक गाड़ी ले ली, उसको टैक्सी में रन करा दिया, और वो जो टैक्सी में रन हो रही है वो गाड़ी, और उसने आपको 1 साल में 5 लाख कमा के दिए। ठीक है, तो आप कहेंगे साहब मैंने सर्विसेज दे दी 5 लाख रुपए की। किसको दे दी? जीडीपी को दे दी, या जीडीपी के अलावा दूसरा जो हमारा जीएनपी को दे दी। ठीक है, अब यहां पे बात सुनिए क्या, कि 5 लाख की इनकम पाकर आप खुश हैं, लेकिन आप ये भूल गए। क्या भूल गए? कि आपकी गाड़ी भी तो घिस गई, आपकी गाड़ी में डेप्रिसिएशन लग दिया। गाड़ी से मतलब है प्लांट मशीनरी या व्हीकल, कोई भी ऐसी चीज जिसका यूज हुआ उस चीज को प्रोड्यूस करने में, उस चीज को प्रोड्यूस करने में जो भी चीज यूज हुई उसका आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। तो जैसे यहां एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में $400 बिलियन, इस $400 बिलियन में से अगर मैं ये मान लूं $50 बिलियन आपका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अगर $100 बिलियन आपका डेप्रिसिएशन होता है तो आप यहां पे माइनस कर लेंगे $50 बिलियन, तो आपका एनएनपी कितना हो जाएगा? $350 बिलियन। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हमने एक एग्जांपल दिया था किसका? 4 लाख का, लेकिन ये तो सिंगल बंदे का लिया था। सिंगल बंदे का तो 4 लाख है, लेकिन इंडिया में बहुत से लोग बाहर गए हैं, बहुत से लोग बाहर से अंदर आए हैं, यानी इंडिया में काम कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर जब हम बात कर रहे थे किसी यूएसए के बंदे की यहां आने की, जब हम यूएसए के बंदे की यहां आने की बात कर रहे थे, ये यूएस वाला सिटीजन, तो यहां पे यूएस का सिटीजन ही नहीं, यूएस की कंपनी, केवल इंडिविजुअल्स नहीं, कोई कंपनी भी यहां पे आके काम कर रही है तो वो डिविडेंड ले जाती है, प्रॉफिट ले जाती है, यानी आपके वहां से जो प्रोडक्ट होता है वो उठा के ले जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल या कोई कंपनी वो सारा अगर आपसे ले जाए, वो सारा अगर आपसे ले जाए तो जो बचता है उसको माइनस करने पर हमारा बनता है एनडीपी। ठीक हो गया। और यहां यहां पे जीएनपी बनता है। ठीक है, अब यहां देखिए, हमने यहां माना कि जो हमारा ये नेट का जो डिफरेंस है वो हमने माना कि ये हमारा सपोज कीजिए $100 बिलियन है, यानी $100 बिलियन चले जाता है। अगर 100 ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो आप भी कहेंगे $60 बिलियन। ठीक है, तो यहां से अगर हम यहां आते हैं तो ये जो बनता है $400
-60 कितना बचता है 340। और इंडिया की पोजीशन जो है वो कई लोग सोचते होंगे हमारे वहाँ तो लोग जाते हैं और खूब कमा के भेजते हैं, तो ये माइनस में कैसा? जी हाँ, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। वो जो लोग जाते हैं वो तो बेचारा थोड़ा थोड़ा कमा के भेजते हैं, लेकिन जितनी विदेशी कंपनियां इंडिया में काम कर रही है वो लोग बिलियन डॉलर का प्रॉफिट ले जाती हैं। आपके 1 लाख लोगों की तनख्वाह एक कंपनी ले जाती है, ठीक है? तो ये प्लस माइनस कभी भी कुछ हो सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एन है। इसका नाम क्या है? एन, यानी नेट, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है? तो यहां पे 340 आ गया। अब बात आती है कि ये जो डेप्रीशिएशन है, अगर हम यहां से यहां आएंगे तो अगेन वो डेप्रीशिएशन माइनस होगा, अगेन वो डेप्रीशिएशन माइनस होगा, और डेप्रीशिएशन जो पहले था वही यहां होगा -50। इसका मतलब ये बन गया 290 बिलियन डॉलर, ठीक है? और ठीक इसी तरह जब हम यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो यही सेम फिगर इधर होती है 60 बिलियन डॉलर। और यहाँ से भी अगर आप देखें तो अगेन फिर वही आंसर आता है 350 माइनस 60 इज इक्वल टू आता है हमारा 290 बिलियन डॉलर। क्लियर हो गई बात? तो आप देखिए, क्या चाहे आप इस रास्ते से इधर आए चाहे आप इस रास्ते से इधर आए, दोनों ही कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट है, दोनों ही कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट है, जो यानी कि एनएनपी जो है वो इतना निकल के आता है। और आपको बता दें, एनएनपी ही एक तरह से किसी कंट्री की एक नेशनल इनकम के रूप में देखी जाती है। एनएनपी ही किसी कंट्री की नेशनल इनकम के रूप में देखी जा रही, यानी इसको देख के खुश होने से कोई फायदा नहीं है। आपको ये फैक्टर एडजस्ट करने पड़ते हैं, तभी उसी से पर कैपिटा इनकम भी निकलती है, उसी से पर कैपिटा इनकम भी निकलती है। ठीक हो गया? क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो एक जस्ट रिवीजन क्या है कि जो आपका जीडीपी है उससे जीएनपी में आने के लिए आपको एनएफआईए का माइनस करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो जीडीपी से एनडीपी आने पर, जीडीपी से एनबी आने पर आपका डेप्रीसिएशन का होता है, ऐसी जीएनपी से इधर आने पर डेप्रीसिएशन का होता है। इस एनडीपी से एनएनपी आने के लिए आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी एनएफआईए करना पड़ता है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से यस लिख दीजिए। चलिए, बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो कहते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप अगर लेटे लेटे भी अपनी बुक को पलटना शुरू करके पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आज आपका इस क्लास के 1 घंटे बाद 100% ओके हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या जरूरत है, अब आपको इसके एमसीक्यू या एक्सरसाइज को ढूंढ ढूंढ के निकाल के करने की जरूरत है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज को उठाइए जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ हो। क्यों? जब आप बिना सॉल्यूशन की एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ भी दाएं बाएं करते हैं, आपका आंसर नहीं आता, आप बुक बंद करते हैं। तो ऐसी बुक से पढ़िए, ऐसी मार्केट से वो बुक लीजिए जिसमें सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो। कम से कम आपके उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट तो किया जा सकता है वहां पर। ठीक है, चलिए आगे अगली बात करते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा बुक को लेके चलते हैं, थोड़ा सा किसको? बुक को लेके चलते हैं कि ये जो हमने चीज बताई, ये जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया उस बुक में कैसे दिया हुआ है। चलिए, तो बुक में अगर हम बात करेंगे तो ये तो उसका हेडिंग है अपना पूरा बुक का, और हम सीधे आते हैं यहाँ पर। इसमें दिया हुआ है जीडीपी कॉन्सेप्ट। क्या दिया हुआ है इसमें? जीडीपी कॉन्सेप्ट। तो हम जितनी चीज़ें अभी तक हमने क्लियर करी हैं, उन चीज़ों को क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए समझते हुए चलेंगे, अंडरलाइन करते हुए समझते हुए चलेंगे। स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? स्क्रीन बिल्कुल क्लियर विजिबल है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कृष्णा राठौर जी, चलो थैंक यू। अर्पिता कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पीपीबी निकल गया, गुड। आप क्लास में रहते थे, मैं देखता था, आपका नाम याद है मेरे को। चलो अब सेकंड थर्ड की तैयारी कीजिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, जो हमने थ्योरी पढ़ी, अब थ्योरी को हम लोग जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसको थ्योरी से मैच करते हुए चलते हैं, पक्का करके जाएंगे।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू। एक वर्ड आ गया यहां पे, मार्केट वैल्यू। अभी तक नहीं बात करी मार्केट वैल्यू, वैल्यू की तो बात करी, लेकिन वर्ड आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड। मैंने बोला फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोड्यूस विद अ टेरिटोरियल बाउंड्री, यानी इसको मैंने बोला ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोला, और यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। यही डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। सेकंड, ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम, ये अब आई आ गया है इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। देखिए डोमेस्टिक की जगह कौन आ गया, नेशनल। तो डोमेस्टिक की जगह जब नेशनल आएगा तो मैंने बोला एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट करना है, और मार्केट प्राइस में क्या एडजस्टमेंट करना है। देखिए यहां, देखिए यहां बोला मार्केट प्राइस, तो बोलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी इसी जीडीपी को उठा लिया जो हम बात कर रहे थे, उसमें उसने प्लस टैक्सेस लेस सब्सिडी करी, और उसके बाद क्या किया, ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट नेट रिसीवेबल फ्रॉम एब्रॉड। तो हमने आपको बताया था नेट रिसीवेबल फ्रॉम एब्रॉड की बात करी थी, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नेट रिसीवेबल फ्रॉम एब्रॉड। देखो यहां क्या है, एक चीज तो बड़ी बात करी है किसकी, इंपोर्ट की और प्रोडक्शन की बात करी है। दूसरा इसने बात करी है किसकी, नेट रिसीवेबल फ्रॉम एब्रॉड की, और प्लस प्रॉपर्टी इनकम। क्या फर्क है, ये आई का फर्क क्या है, ये आई का फर्क है। हम वहां प्रोडक्ट की बात करते, यहां इनकम की बात हो रही है। इनकम की जब बात हो रही है तो जीडीपी ऊपर से उठा लिया उसने, जो टैक्स है और सब्सिडी का एडजस्टमेंट किया। किसका, टैक्स और सब्सिडी का एडजस्टमेंट किया, इसकी भी बात मैं करता हूं। और उसके अलावा जो भी बाहर से आ रहा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नेट रिसीवेबल। देखो नेट जब भी लिखा हुआ है तो आना और जाना, इंपोर्ट में लिखा है नेट, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एडजस्टमेंट, ठीक। और तब इसका नाम क्या हुआ, ग्रॉस नेशनल इनकम हुआ, ठीक है। आगे देखिए अगला आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या, जो हमने बताया था, जो यहां से बना है, ये इनकम है, ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इनकम में जब प्रोडक्ट की बात आती है तो इसमें बोला, देखो क्या है, इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी तो ऊपर से उठा ही रहा है, देखो, प्लस टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली। देखो यहां पे क्या है, कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से मतलब है जो लोग आपके बाहर गए हैं, या जो आपकी कंपनियां फॉरेन में वर्क कर रही हैं, जो लोग आपके बाहर गए हैं या जो कंपनियां आप वहां वर्क कर रही हैं, वहां से जो प्रॉफिट बेच रही हैं। जैसे मान लिया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक ऑफिस न्यूयॉर्क में है, वहां से पैसा भेजेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो हमने वहां बताया था, तो ये जो टेक्निकल लिखा हुआ, जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था, वहां टेक्निकल थ्योरी उसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली, ठीक है, उनका एडजस्ट, जिसी को हम नेट फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जीएनपी आ गया। जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये और एनआर। एनआर का मतलब क्या हुआ, नेट इनकम फ्रॉम एसेट एब्रॉड, नेट इनकम रिसीट, यानी जो बाहर जा रहा है और आ रहा है उसका क्या है, डिफरेंस, ठीक हो गया। आगे बात करते हैं जीडीपी कंप्यूटेशन। जीडीपी को कैसे कंप्यूट किया जाता है, यानी वो कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे जीडीपी कंप्यूट किया जाता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आपका एक क्वेश्चन इससे आने वाला है, आपका एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। क्या बात करते हैं, देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी। जीडीपी कंप्यूट करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलता है इसमें, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द एंटिटीज इंडिया में, यानी ज्योग्राफिक बाउंड्री में जितनी भी एंटिटी हैं उन्होंने जो भी खर्च किया। ये क्यों है इनकम, इसलिए है कि खर्च वही करता है जो कमाता है, यानी जो खर्च कर रहा है वो कमाए हुए पैसों से कर रहा है, इसका मतलब कमाया है, इनकम है। दूसरा, इनकम वाइज कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड इंटर। देखो यहां पे थोड़ा सा ये कभी कभी पूछता है कि उसके फैक्टर क्या क्या है, लैंड,
आपकी जमीन, आपकी मैन पावर, आपका लगाया हुआ पैसा और जो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं वो। ठीक है, क्या क्या है देखो, यहां पे लेबर और एंटरप्रेन्योर में फर्क है। कैसे? एंटरप्रेन्योर को आप मान लो कंपनी के मालिक, लेबर आप मान लो उसके वर्कर। तो वर्कर अलग कमाते हैं, उनको सैलरी मिलती है, लेकिन मालिक जो है पूरा प्रॉफिट से कमाता है। यहाँ की जमीन का होने वाला किराया, पैसा लगाने से जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे अर्निंग, तो यहाँ बात आ रहा है इनकम। तो ये चार लोग जो इनकम करते हैं उसको जोड़ लो, या सब लोग जो खर्च करते हैं उसको जोड़ लो, या पूरा प्रोडक्शन जोड़ लो। जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल दिया उसमें हमने एग्जाम्पल इसी बात का दिया था, पूरा प्रोडक्शन जोड़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इन तीन कंप्यूटेशन के मेथड को थोड़ा सा एलोबरेट किया हुआ है। पहला कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड की जब बात आती है तो बोलता है जीडीपी कैसे निकालते हैं, कहता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसको समझ लीजिएगा जरा। कैसे भाई? जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हाउस होल्ड, यानी एक पर्सनल, एक बंदा जो खर्च करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन, लेकिन जो कोई कॉरपोरेट खर्च करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब तीन लोग हैं, अगर पूरे ग्लोब में, अगर इंडिया में देखा जाए तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटी। कौन है? एक तो है ये लोग, ठीक है। दूसरे कौन है? दूसरे हैं ये लोग। कौन है जरा बताइए, क्या बना दिया मैंने, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और तीसरे कौन है? एटसेट्रा। ठीक है, 3 तरह के लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं और कंपनीज हैं और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो 3 ही तरह के लोग हैं, इसीलिए तीनों को यहाँ पे बोला, जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको बोला कंज्यूम्स करते हैं, इंडस्ट्री को बोला क्या बोला, इन्वेस्ट करती है, और गवर्नमेंट को बोला जी। तो क्या फॉर्मूला बना देखो, C+I+G। अच्छा, अब एक उसमें और यूज किया हुआ है एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को यहाँ पे उसका जो नेट इफेक्ट आएगा, अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं खर्चे में, वो आपका अच्छा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसका पेमेंट कहाँ कर रहे हैं? फॉरेन को कर रहे हैं, इसका फायदा आपको नहीं मिल रहा। देखिए यहां आपके खर्चे को देख करके खुश हो रही है सरकार, लेकिन यहां के खर्चे को देख करके सरकार खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश है? यहां तो खुश हो रही है, कह रही वाह भाई वाह, हमारे लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहां खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के नाम का जो खर्चा करते हैं उसका पैसा उठ के बाहर चले जाता है, तो आपके प्रोडक्शन में उसका कोई रोल नहीं होता है। और एक्सपोर्ट करते हैं अगर, तो आपके पास और पैसा आता है। इसका लॉजिक समझ में आ गया? न्यूमेरिकल है 1 मार्क्स का। जब टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना किसका? एक्सपेंडिचर के मेथड का। ठीक है, कंजम्पशन की बात आई। अगली बात क्या? कंजम्पशन, दिस इंक्लूड द पर्सनल एक्सपेंडिचर, जो मैंने अभी बताया आपको। इन्वेस्टमेंट की बात आई, बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात आई, चाहे वो कैपिटल के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, तीसरी बात आती है किसकी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात आई कि गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए उनको यहाँ पर कवर किया जाता है। इसमें पब्लिक सर्वेंट की सैलरी भी शामिल है। ठीक है, परचेज ऑफ वेपन्स फॉर द मिलिट्री, ये सारे खर्चे। ठीक है, अब क्या बोला इसने? थोड़ा सा यहाँ बोला हुआ, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट। इट डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलता है यहाँ पे? देखो इस पॉइंट को देख लीजिएगा, इट डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि रेमिटेंस खर्चा नहीं है। ठीक है, क्या है देखिए, इट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर पेमेंट सच एज सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। कैसे बना? उसने कहा साहब, उसने हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है, और वहाँ उनके लिए पुलिस की सुरक्षा लगा दी, कुछ भी करा, और उसके अलावा उसने किसी को बेरोजगारी भत्ता दे दिया, वो खर्चा नहीं है।
वो खर्चा नहीं है, क्योंकि उससे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो खर्चा लेकिन यहाँ आ रहा है। कैसे आ रहा है? आपने हर यूथ एम्प्लॉय को 500 रुपये हफ्ते का या 2000 रुपये पर मंथ का आपने कुछ इंसेंटिव्स दिया या कुछ कॉम्पनसेशन दिया, तो वो बाजार जाके यही काम कर रहा है, यहाँ आ जा रहा है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट में आप नहीं लेंगे। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एक्सपोर्ट का मतलब है जो आप प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए? ओवरसीज कंजम्पशन के लिए, यानी उसको कंज्यूम करने वाले कौन है? बाहर वाले लोग। इंपोर्ट में क्या होता है? जिसका कंजम्पशन वो क्या है? इंडिया में होता है, तो उसको डिडक्ट कर लेना, वो कहता है भाई इसको डिडक्ट कर लो फ्रॉम कैलकुलेटिंग फॉरेन सप्लाई एज डोमेस्टिक सप्लाई। ठीक, अगली बात आती है इनकम अप्रोच। सेकंड अप्रोच हमारी आगे कौन सी? इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में देखिए 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन का मतलब आप समझ लीजिए सैलरी, सैलरी एंड वेजेस समझ लीजिए। क्या है? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है। दूसरा आता है प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम से मतलब क्या है कि जो भी आपने कारोबार में सामान लगा रखा है उससे जनरेट होने वाली इनकम, और प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सब आ जाता है। ठीक है। थर्ड आता है प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। अब इसको सुन लीजिएगा। प्रोडक्शन टैक्सेस कैसे होता है कि जितना टैक्स गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है वो हो गया टैक्स। दूसरा डेप्रिसिएशन और कैपिटल। अब डेप्रिसिएशन और ऑन कैपिटल जो और लोगों का हो रहा है उसको इनकम माना जाता है। कैसे? देखिए, इनकम अप्रोच में बोला जो कारोबारी लोग या जो बिजनेस वाले लोग हैं, वो बिजनेस वाले लोग जब कोई भी काम करते हैं तो आप देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बैलेंस शीट होती है या P&L में बात करें, P&L में डेप्रिसिएशन जो है खर्चे की साइड आता है, एक्सपेंसेस साइड आता नहीं आता है, तो आप उसका बंदे का खर्चा है उस डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के बाद डिक्लेयर होता है। ठीक है। उसने तो कहा भाई मेरी इतनी मशीन घिस गई, तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन उसने माइनस कर लिया, यहाँ पर उसको एडजस्टमेंट दिया जाता है इनकम के रूप में, क्योंकि उसने तो यहाँ माइनस कर लिया, लेकिन उसकी इनकम तो बेसिकली ये होती है। प्रॉफिट में ये चीज़ हट जाती है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। इनकम और प्रॉफिट में फ़र्क होता है। इनकम और प्रॉफिट में फ़र्क होता है। इनकम से आप एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों चीज़ उन्होंने एग्जाम्पल में दे दी है। इसमें देखिए अब नया कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आता है कि जी क्या निकल के आता है कि ये तो यहाँ समझा दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, सारा एडजस्टमेंट कर लो और उसमें क्या करो, देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट को समझाइए, समझ लेना, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। तो बोलता है मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी ऑन द प्राइसेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जो दी जाती है उसके एडजस्टमेंट के बाद जो बनता है मार्केट प्राइस है। ठीक है। मार्केट प्राइस इज द इकोनॉमिक प्राइस विच इज ए गुड और गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस, यानी जो भी प्रोडक्ट आपने ऑफर किया है, कहाँ पर? मार्केट प्लेस में ऑफर किया गया है, उन चीज़ों का जो मार्केट प्राइस होता है उसी को जो है इकोनॉमिक प्राइस भी बोलते हैं। अगला है जीडीपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, यहाँ हम बात करेंगे क्या, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप हमेशा समझाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। जो हमारे जीडीपी निकल रही है, जो हमारी जीडीपी निकल रही है, अभी तक एमपी पर निकल रही है, अभी तक ये मार्केट प्राइस पर निकल रही है। अभी तक किस पर निकल रही है? मार्केट प्राइस पर निकल रही है, क्योंकि हम मार्केट प्राइस जोड़ दे रहे हैं। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, जरा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम? इस एग्जाम्पल में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, सपोज कीजिए कि ये पेन हमारे को 10 रुपए का पड़ता है। किसका? 10 रुपए का पड़ता है। ठीक है, ये हमारी हो गई कॉस्ट, जिसको हम, अच्छा, कॉस्ट के बाद हमने इसमें एक प्रॉफिट जोड़ा। क्या जोड़ा? प्रॉफिट।
क्या जोड़ा? प्रॉफिट। कॉस्ट के बाद क्या जोड़ा हमने? प्रॉफिट जोड़ा। और इस प्रॉफिट में 2 रुपए अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 12 रुपीज। 2 रुपए हम जोड़ लें तो क्या हो जाएगा? 12 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग? प्रॉफिट हो गया। अब सरकार कहती है कि भैया इसमें क्या लगा दो? टैक्स। सरकार ने 3 रुपए का टैक्स लगा दिया। कोई ये तो नहीं सोच रहा 3 रुपए का ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। टैक्स जो है कई कई चीजों में 28% भी है, किसी चीज में 18% है, अलग अलग है। ठीक है, अब सरकार ने टैक्स लगा दिया, लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि हम गरीब बच्चों को 2 रुपए की सब्सिडी देंगे। 2 रुपए की क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। तो ये जो 2 रुपए माइनस होंगे और हमारे लिए इसकी प्राइस जो हो जाएगी 10 to 12, 15 और 2 चला गया तो 13 रुपीज। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, देखिएगा ये जो कॉस्ट और प्रॉफिट है दैट बिकम्स द प्राइस। ठीक है, लेकिन इस प्राइस पे आपने देखा होगा लिखा हुआ है डोमिनो में जो पिज्जा है 49 रुपीज का। जब पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें जीएसटी लग जाता है, वो 53 कुछ का हो जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही प्राइस तो उसका इतना ही है, मैन्युफैक्चरर की वजह से तो प्राइस इतना ही है, अलग चार्जेस लग गए। ठीक है, तो इसको तो हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी कि ये तो कितनी है? 12 रुपए है। ठीक है, अब क्या हुआ? वहां एक नया वर्ड आ गया, फैक्टर कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। समझ लीजिएगा कैसे बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में समझ लीजिए कि ये 2 चीजें हैं। अब यहां पे आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके लगने से आपके प्राइस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये है, क्योंकि ये क्या होती है? प्लस। इस चीज को आप यहां पे माइनस करेंगे। क्या करेंगे? आप यहां पे माइनस करेंगे। कितना? 3। सब्सिडी, इससे आपकी प्राइस क्या हो गई? माइनस। तो यहां क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या? सब्सिडी को प्लस करेंगे और 2 रुपए। अब यहां जो ये 12 रुपीज था आपका, ये 12 रुपीज में से -3 कर लीजिए, 9 और 2 इधर कर लीजिए, तो ये क्या होता है आपका? 11। क्या होता है? 11 रुपीज। ठीक है, ये क्या बना? 11। क्लियर हो गई बात? तो 10 और 2 12 और 3 13 में से 2 गया। अच्छा, यहां एक मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा जरा। आप लोगों ने मैसेज किए होंगे लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था। तो यहां पे 10 2 12 3 नहीं, ठीक तो है। 10 और 2 12 और 3 15 में से 2 गया 13, सही तो है। ठीक है, अब यहां देखिए तो फैक्टर कॉस्ट में क्या प्राइस आया इसके? 10 और आपकी 12 रुपए का आइटम था, उसमें 3 रुपए का टैक्स लगा लिया आपने। अच्छा, यहां एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो मार्केट प्राइस है यहां पर, जब आपका एमआरपी में गया, जरा एक सेकंड, जरा थोड़ा सा जरा मिस हो गया था मुझसे, ये मार्केट प्राइस में गया यहां पर। ये मार्केट प्राइस इसके लिए होगा 13 रुपए। कौन सा होगा मार्केट प्राइस आपका? 13 रुपए। जरा एक सेकंड जरा है, आपको चीज कितने की मिल रही है? 13 रुपए की। ठीक है, अब इस 13 रुपए में ये टैक्स और सब्सिडी का एडजस्टमेंट कर दीजिए। टैक्स और सब्सिडी का अगर आप एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ये आइटम बना कितने रुपए का? ठीक है, चलिए एक बार, ये 13 रुपए आपके मार्केट में जा रहे हैं, यानी कोई चीज कितने की बिक रही है? 13 रुपए की बिक रही है। 13 रुपए की कोई चीज बिकी तो वो हमारे लिए है, सब कुछ सही था, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। जीडीपी पर मार्केट प्राइस जो है 13 रुपए है। ये प्राइस नहीं, ये वाला प्राइस नहीं है। ये प्राइस तो किसके लिए है? शॉपकीपर के लिए। लेकिन मार्केट में चीज कितने की बिक रही है? 13 रुपए की। ठीक है, तो यहां जीडीपी एट मार्केट प्राइस 13 रुपए है। और हमने ये बोला कि आप क्या करेंगे, जो टैक्स है और सब्सिडी को इस तरह ट्रीट करेंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इसकी वजह से आपका प्राइस बढ़ गया था। आपका प्राइस जो था यहां पर बढ़ गया था। यहां वापस एडजस्ट करिए उसको।
फिर सब्सिडी से आपका प्राइस घट गया था, उसको यहां प्लस करेंगे। तो अगर आप इन तीनों फिगर को यूज करते हैं, कौन सी, 13 -3 और +2, अगर आप ऐसा करते हैं तो 13 में से -3 चला गया, कितना हो गया 10, और 10 में से 2 आ गया तो कितना आ गया 12। ठीक है, तो अब ये देखिए जो 12 रुपए है वो 12 रुपए ये है, और यही एक्चुअल है। यही क्या है, एक्चुअल है। यही क्या है, एक्चुअल है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि उसने जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगाई वो 10 रुपए की लगाई और प्रॉफिट दे दिया 2 रुपए का। तो इसका मतलब वो तो 12 रुपए में बेचने को तैयार था। और ये सब गवर्नमेंट के कारनामे हैं। ये कौन है, गवर्नमेंट के कारनामे हैं। गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट में कितना भी टैक्स लगा सकती है, किसी भी प्रोडक्ट में कितनी भी सब्सिडी दे सकती है, लेकिन ये जो चीज है वो चीज ओरिजिनल है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको आप थ्योरी में थोड़ा यहां देखिए, जो अभी यहां थ्योरी में यहां लिखा हुआ था, देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या लिखा हुआ, देखो उसने लिखा हुआ है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का एडजस्टमेंट कर दीजिए। क्या करा उसने, एमपी, ठीक है, माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर यहां तो माइनस लिखा है, लेकिन एल्जेब्रिक मोड में आइए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मार्केट प्राइस में टैक्स को माइनस करना, सब्सिडी को जोड़ देना, फैक्टर कॉस्ट आता है। और ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्या बोला, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स यूज इन प्रोडक्शन। आपके प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर यूज करे हुए हैं उनके प्राइस, क्या क्या चीज बोलता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बात आती है क्या है, आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दे गेट रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एस्पेक्ट। अब देखो, आप जब बात करते हैं किसकी, लैंड की, लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ठीक है, जब आप बात करते हैं लेबर की, लेबर को मिलता है वेजेस। और जब आप बात करते हैं कैपिटल की, तो लेबर को वेजेस और सैलरी ले लेंगे, दोनों चीज ले लेंगे। ठीक है, और जब आप बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल में क्या है, इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये यहां बता दिया कि जिस तरह का आपका पैसा लग रहा है उसी तरह से रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कैसी, कि जीडीपी एट फैक्टर प्राइस क्या होती है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। कि किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा सकता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो, कुछ काफ़ी लोगों को समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो, थर्ड मेथड आया हमारा, कौन सा, प्रोडक्ट अप्रोच। इनकम और एक्सपेंडिचर की तो बात हमने कर ली। प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच में हम लोग कैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, क्या है इसमें खास बात, ऑल दीज ईयर्स वी हैव बीन गेटिंग जीडीपी प्रोडक्ट वाइज। यानी कह रहे हैं हम लोग इंडिया में कौन सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, प्रोडक्ट वाइज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इनकम का अता पता ही नहीं है, खर्चों का अता पता नहीं है। एक किसान मजदूर कहीं जाता है, दिहाड़ी करता है, उसको 500 रुपये मिलते हैं, शाम को जाके लोकल मार्केट से सामान ले लेता है, खत्म, कमाया हुआ भी पता नहीं, खर्च किया हुआ भी पता नहीं। इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ पकड़ बनाते हैं, प्रोडक्शन कितना हुआ इसकी बात करिए। क्या बात करते हैं, देखो, वी हैव 8 सेक्टर्स। कितने, 1 सेक्टर्स। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, 8 सेक्टर होते हैं जिन पे जीडीपी करते हैं। वी कैलकुलेट हाउ मच हैज बीन प्रोड्यूस्ड, वैल्यू एडेड, दिस दैट इज। अब देखो यहां देखना, प्रोड्यूस्ड को क्या बोला हुआ है, यहां एक कॉन्सेप्ट है, प्रोड्यूस्ड को क्या बोला हुआ है। In each sector and aggregate to get its GDP figure, we also get GDP based on the state level। यानी हम स्टेट लेवल पे बात भी करते हैं और उससे बात करते हैं। चलो, इसमें मेरे पास आने के लिए बहुत अच्छा वो है, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं वीट का। किसका एग्जाम्पल देते हैं, वीट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। और वीट किसी का, मान लिया वीट हुआ आपका 600 रुपीज का। कहाँ हुआ,
फार्मर के वहां 600 का वीट हुआ। उसने क्या काम किया, 300 रुपए का कंज्यूम कर लिया और 300 रुपए का सेल कर दिया। क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया और सेल कर दिया। ठीक है, कंज्यूम कर दिया और सेल कर दिया। अब क्या हुआ, जिसने 300 रुपए का ये गेहूं खरीदा उसने इसको क्या किया, ग्राइंड कर दिया, यानी पीस दिया। ठीक है, और इसमें इसका 20 रुपए का खर्चा आ गया। अब इसने इतनी मेहनत करी ना, तो इसने क्या करा कि इसमें 50 रुपए का प्रॉफिट जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया, प्रॉफिट। तो कितने का हो गया ये, 370 का हो गया। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हमने देखा कि जो 300 की चीज थी 370 हो गई, यानी 70 रुपए प्रोड्यूस्ड हो गए। प्रोड्यूस्ड हो गए, इसी को बोलता है एडेड वैल्यू। क्या बोलते हैं, एडेड वैल्यू। अब जिसने 370 का खरीदा था उसने इसके बना दिए बिस्किट। क्या बना दिए, बिस्किट बना दिए। ठीक है, अब इसने जो बिस्किट बनाए, इस बिस्किट में बनाने में 60 रुपए का खर्चा हुआ और इसने 60 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो कितने का हो गया, 490 का हो गया। कितना इसने बना दिया, देखो 120। ठीक है, अब आप देखिए कि इस पूरे चार्ट में जीडीपी बताइए जरा। इस पूरे चार्ट में जीडीपी बताइए, इस पूरे चार्ट में जीडीपी बताइए कितनी हुई है। ये जो चार्ट है उस चार्ट में जो जीडीपी हुई है वो कितनी हुई है, आप लोग आंसर करिए। देख लीजिए, इस चार्ट में जीडीपी हुई है 490 की। लावण्या, आपने बोला कि आप इसको इंग्लिश में टीच कर सकते हैं। हम इंग्लिश में टीच नहीं कर सकते क्योंकि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो मन से वो बात नहीं निकलती है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो क्या है कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं सब हम अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम अंग्रेजी में बोलेंगे तब हम अंग्रेजी में। अभी आपको चलिए समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये तो एडिशन हुआ, क्या ये भी एडिशन है? बिल्कुल जी हाँ, एडिशन है। अगर ये गेहूं घर में रख के सड़ जाता तो कहानी खत्म थी। उसने क्या करा, जो कंज्यूम किया दैट इज नॉट द एडिशन, खत्म कर दी कहानी। यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन जो होता है, अपने ही द्वारा बनाई गई चीज को खा लेना, जीडीपी नहीं होता। इसीलिए अमेरिका की जीडीपी बहुत बढ़ के आती है, क्योंकि वहाँ जो किसान गेहूं बोता है वो किसान भी गेहूं को बाजार बेचता है और बाजार से क्या खरीद के लाता है, बंद और हॉट डॉग और पिज्ज़ा खरीद के लाता है। ठीक है, यानी घर में इंडिया की जीडीपी कम क्यों आती है कि इतने करोड़ लोग घर में गेहूं बो के खाते हैं लेकिन वो वैल्यू नहीं बन पाती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो चीज बाजार में जाके वापस आपके पास आएगी उसमें इन लोगों को रोजगार मिलता है। एक इसको मिला, एक इसको मिला, 2 लोगों को रोजगार मिलता है, फिर उसके बाद अगले को मिलता है। तो पैसे का मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो ये एग्जाम्पल हमने क्या बताया, इस लाइन का पूरा सॉल्यूशन हमने निकाल दिया कि भैया ये होता है वैल्यू एडेड दैट इज हैज बीन प्रोड्यूस्ड, वैल्यू एडेड दैट इज। ठीक है, चलो अब बहुत अच्छा इसमें आ गया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। बहुत अच्छा इसमें आ गया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, क्या बात करते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की। मैं आपको पहले अपने हिसाब से समझाता हूं, फिर उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इस जो मोबाइल है या इस पेन की बात करते हैं। ये पेन आज 30 रुपये का आता है। पेन कितने का आता है, 30 रुपये का आता है। कब, 2020 में। 2019 में कितने का था, 25 का। ऐसे करते करते 2015 में कितने का था, ये 18 रुपीस का था। ठीक है, अब देखिएगा यहां ध्यान से,
अगर आप करंट प्राइस पे लेंगे तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे बैक ईयर पर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेस ईयर। क्या बोलते हैं इसको? बेस ईयर। अगर आप इसको बेस ईयर पर लेते हैं, अगर आप इसको बेस ईयर पर लेते हैं तो बेस ईयर पर जो जीडीपी होती है उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोला मैंने? बताइए कि अगर हम क्लास जब तक चल रही तब तक चलेगी, जब तक आप लोग देखेंगे, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक चलेगी। हाँ जी। तो आंसर मेरे को आपसे चाहिए कि इस समय जो जीडीपी के लिए बेस ईयर क्या है? इस समय जीडीपी के लिए बेस ईयर क्या है? चलिए, मैंने भी थोड़ा गूगल में देखा था अभी से, तो आप लोग आंसर इसमें देखो, 4-5 आंसर आ गए। देखो कितने सारे आंसर आ गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं हमको ये सीखने की बात है, हमको ये सीखने की बात है कि बेस ईयर क्या होगा। अभी इसमें जो है अभी मैं देख रहा था कि एक न्यूज़ है, मैं न्यूज़ इसमें डाल रहा हूँ चैट में आपके, और चैट में जो न्यूज़ डाल रहा हूँ उस चैट में ये जो न्यूज़ डाली है मैंने, लेकिन ये प्रपोज्ड है, लेकिन ये क्या है? प्रपोज्ड एक न्यूज़ डाली हुई है। इस न्यूज़ में 2019-20 का बेस ईयर लिया गया है, मतलब प्रपोज किया हुआ, लेकिन अभी मेरे को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। दीपिका शर्मा जी आंसर दे, बेस ईयर हैज़ नाउ बीन चेंज टू 2011-12, पहले 2005 था। नहीं, 11-12 के बाद तो 2-3 बार चेंज हो गया है। ये जो सरकार है बहुत होशियार है, ये बेस ईयर जल्दी जल्दी चेंज कर देती है। उसका लॉजिक समझ लीजिए। देखो, बेस ईयर जितना जल्दी चेंज करते हैं, अब वो कह रहे हैं साहब कि बेस ईयर कौन सा बना दो? 19-20 बना दो। तो आपका जो जीडीपी 18 दिखाई दे रहा था, अब आपका जीडीपी कितना दिखाई देगा? रियल जीडीपी 30 दिखाई देगा, यानी जीडीपी ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है। लेकिन बेस ईयर के पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो ईयर, वो पुराना वो साल जिस बार आपके जो प्राइसेस हैं वो कंसिस्टेंट रहे हो, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया हो, तो ऐसे उस ईयर को उठाया जाता है जिस ईयर में प्राइसेस जो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। एक एवरेज प्राइसेस, एक बास्केट होती है, उस बास्केट में जितने आइटम है उनके प्राइसेस को लिया जाता है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने आप पर छोड़ दी है क्या कि बेस ईयर आप कौन सा लेंगे, ये आप पर छोड़ दीजिए। फैक्चुअल बात है, सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। जो NSSO की वेबसाइट है शायद वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा ये बात। अच्छा, कह रहे हैं जीडीपी के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को लेते हैं, ये जो CPI और WPI के लिए बेस ईयर दूसरे चल रहे हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ये बात भी समझ में आ गई, थ्योरी पढ़ लेते हैं इस बात की क्या है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट मतलब जिस सालों कांस्टेंट होते हैं, इज सिंपली वैल्यू ऑफ टुडेज आउटपुट एट यस्टरडे, यानी आज का आउटपुट पहले क्या था। पहले का मतलब बेस ईयर में क्या था। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय ट्रैकिंग द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर रिमूविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द चेंजिंग प्राइसेस इन्फ्लेशन। यानी इससे देखो, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट इज द लॉजिक फॉर रियल जीडीपी। वो कह रहे हैं जो इन्फ्लेशन हो गया है अभी, उस इन्फ्लेशन के उसको हटा दो इफेक्ट को, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से वो चीज़ महंगी हो गई है आजकल, और इट रिफ्लेक्ट्स द रियल ग्रोथ। नॉमिनल में क्या बोलता है? रिप्रेजेंट टोटल मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द गिवन ईयर, where the values are expressed in the terms of the market price in each year, simply it is the value today output and the today prices। ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है 14-15 से जो है जो मेथडोलॉजी है क्या जीडीपी निकालने की, वो इंडिया में थोड़ी सी बदल दी है। ठीक है। क्या बोला देखो उसने कि moving from the factor or basic cost method which took into account the cost of products received by manufacturer to market price method which takes into account the price paid by the consumer। अब देखो क्या बोला इसने, उसने बोला जो ये फैक्टर और बेसिक कॉस्ट मेथड है उसको क्या कर रहे हैं, जो अभी हम पीछे टैक्सेस और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मूविंग फ्रॉम फैक्टर और बेसिक कॉस्ट मेथड विच टुक इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव्ड
बाय मैन्युफैक्चरर टू मार्केट प्राइस मेथड। अब कहाँ हो गए वो कह रहे हैं भैया हम तो मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, हम जो है सब्सिडी और उसको एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की तो बात वही है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। ये एक अलग बात है कि 2014-15 से गवर्नमेंट अब कौन से मेथड पे जा रही है, मार्केट प्राइस पे। द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन हैज बीन चेंज फ्रॉम इतना। तो ये जो है बुक में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूं। ये मेरे को लगता है ये 14-15 या कुछ आगे बढ़ गया था। चलो आगे बोलता है द डेटा फॉर द न्यू सीरीज ऑफ जीडीपी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 5 लाख कंपनीज एज अगेंस्ट टू। अब देखो यहां पे बात आ गई। देखो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डेप्रीशिएशन की कहां से इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलती है। अरे भैया जो भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट अपनी आरओसी में रजिस्टर्ड जहां पर वो सबमिट करती होगी, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो वहां वो कहते हैं पहले 2500 कंपनियों के डेटा लिए जाते थे, आज की तारीख में हम 5 लाख कंपनी के डेटा के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, चलो आगे बोलिए। आगे बोलते हैं The Central Statistics Office computes the GDP. It says that the changed method is more in line with the global practices and provide a better picture of the economy activities in the country. However, there has been the criticism also about the change methodology. Critics says that the methodology has been changed to present a rosier picture of the, जो मैंने अभी थोड़ी देर बोला था कि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इसलिए बदल दिया कि हाँ जीडीपी बहुत अच्छी है, देश का नाम बहुत चले। क्रिटिक्स हैव आल्सो पॉइंटेड आउट द जीडीपी मेंबर्स आर नॉट इन सिंक विद द अदर इकोनॉमिक डेटा। यानी वो सब कुछ तो कर रहे हैं और चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट ऑफटेक की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं, विच शोज दैट द इकोनॉमी हैज स्टिल नॉट बिल्ड अप। अब देखिए जब हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं तो हमारा तो ये टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। ये भी यहां से एक क्वेश्चन की बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं यूटिलिटी। जीडीपी का यूज कहां कहां होता है, ये थ्योरेटिकल बात है, 5 मार्क्स ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। ये बात है किसका, वो जरा इसको हम बैटरी को चेंज कर लेते हैं, तब तक आप बुक रीड करिए, मैं जरा बैटरी चेंज कर लूं। चलो कन्हैया कुमार जी ने रिक्वेस्ट की है लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करना, लाइक डिसलाइक जो आप मर्जी हो वो कर लीजिए, ठीक है, लेकिन फीडबैक जरूर दे दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए अब बात आ रही है जीडीपी की यूटिलिटी की। तो जीडीपी एक एग्रीगेट मीजर है, इट डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट द हाउ जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया कहाँ बढ़ रही है, इंडिया बढ़ रही है 10-12 लोगों के घर की तरफ, यानी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ ये पॉइंट आ गया। Per capita income, another derivative of GDP, also does not indicate the pattern of income distribution. Per capita income में बोला सारी इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, आपकी पर कैपिटा इनकम होगी। लेकिन क्या आप देखते हैं आपके आसपास आपकी सैलरी और किसी और की सैलरी, आपकी कमाई और किसी और की कमाई बराबर है? नहीं है बिल्कुल भी। Thus a country may have high GDP but स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का मतलब क्या है, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे आएगा, बहुत कम लोग यहाँ पे होंगे और बाकी बहुत सारे लोग कम इनकम पे होंगे। ठीक है, ये हमने सच इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट द लीडर, सोशल टेंशन होती है इससे। ठीक है, सामाजिक तनाव होते हैं। लाइक द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पॉपुलेशन, देयर कुड बी अ रीजनल डिस्पैरिटी इन द जीडीपी, फ्यू डेवलप्ड स्टेट कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री जीडीपी। यानी जैसे आपको पता है कर्नाटका और तमिलनाडु और दिल्ली, ये जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र जहाँ जीडीपी का जाता है, ए मेजॉरिटी ऑफ लेस डेवलप्ड स्टेट इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग मीगर, छोटा सा करते हैं। दिस इज वेरी ट्रू इंडिया वेयर द regional strike due to the disproportionate distribution। ठीक है, हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई हायर वेलफेयर, यानी किसी कंट्री की जीडीपी अच्छा है तो वहाँ वेलफेयर अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। वेलफेयर इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट विच एनकम्पासेस डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एटसेट्रा। ठीक है, इंडिया हैज ओवर टाइम द ग्रोन द लो जीडीपी नेशन टू हाई। आजकल क्या होगी कि लो जीडीपी से हाई जीडीपी, yet its social development indicators are not commensurately favorable. There are some interpretation of GDP should always be supplemented some kind of human development index। अब वो क्या कहता है कि केवल जीडीपी से बात मत करिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब कंट्री का रिलीज होता है उस पर भी बात करिए। ठीक है, आगे बोलता है जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल इनकम ऑफ कंट्री
इफ द कंट्री इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री का बोल रहा है कि टोटल इनकम रिफ्लेक्ट नहीं करती यहाँ पे, ठीक है। Like one of the Southeast Asian economies, gross national product is the more accurate measure of this context as the factors of the earning। हमने बताया था जो GNP होता है उसमें आप अपनी कंट्री के लोगों का बाहर से लाया हुआ पैसा दूसरे कंट्री के लोगों का यहाँ से गया हुआ पैसे को भी एडजस्ट करते हैं। GDP concept like GDP does not throw light on how much the population is financially excluded or included। कितने लोग उसमें शामिल हैं या नहीं हैं। Lower level of financial inclusion is today global malady and therefore GDP measures should be evaluated। यानी वो कहता है कि भैया जो लोअर फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो एक अच्छी बात नहीं है, हर आदमी का हिस्सा होना चाहिए। वन ऑफ द न्यूएस्ट कंपनी इन द GDP इज आप चाहिए ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कहा है जो आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उससे बचना। तो जैसे मान लिया उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं वो करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन GDP, वहाँ से अच्छी अच्छी हवा नीचे को भेजते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू इन ग्रोथ आर क्वाइट पर्टिनेंट एंड सेंसिटिव मैटर्स टुडे। स्टैटिस्टिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी विद डेवलपिंग मॉडल्स विच कैन मेजर द ग्रीन GDP, ठीक है। कुछ ऐसे मॉडल बन रहे हैं। तो ये हमने GDP के यूटिलिटी की बात करी। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक हमारा पूरा होगा और कोई लंबी क्लास अब नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अच्छी तरह हो जाएगा। तो फिर कैसे वो फिर हमें दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्या बात करें, इंपॉर्टेंट वेरिएंट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट। अब नेशनल प्रोडक्ट की जब बात आ रही है तो उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जितने हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले अब यहाँ पे दोबारा से आ रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने। GDP product refers to the value of final goods services produced within the geographical area, thereby it does not differentiate between the owner of the factors of production own। On the other hand, gross national product measures the value of final goods and services produced by the national। देखो जहाँ पे नेशनल की बात आ रही है वहाँ नेशनल ऑफ द इकोनॉमी की बात आ रही है, ठीक है। The only restrictions is that it should be produced by the domestic factors of production। For instance, if an Indian owns a business firm in US and earn profit from that, it would be included in the GNP। ये मैंने पहले बता दिया कि हमारा कोई बंदा बाहर जाके कंपनी कमा रहा है तो वो हमारी GNP में it would be include होगा। But as the production takes place outside the nation's border, it will not be included। GDP में नहीं होगा। तो GDP में हमने पता था केवल यहाँ की बात आई थी, GNP में यहाँ और वहाँ के एडजस्टमेंट को देख रहे थे। When we allow for the wear and tear of the factory machines, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोल रहे थे, ऑफिस इक्विपमेंट एंड इट्स रिप्लेसमेंट, तो GDP से क्या बन जाता है, हाँ GDP या GNP जो हो जाते हैं वो NDP और NNP होते हैं। उस चार्ट को देखिए जो हमने यहाँ बताया था जिसमें डेप्रिसिएशन की बात कही थी, और डेप्रिसिएशन की बात में हमने बताया था, यहाँ बताया था डेप्रिसिएशन को करें तो GDP का NDP और इधर डेप्रिसिएशन करें तो GNP का NNP हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बात। और अगर हम as the latter is income of the factory owner when we deduct the net direct indirect taxes और सब्सिडी की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। अब वही जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उन फैक्टर में फैक्टर कॉस्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ दिखा रखी है कि फैक्टर कॉस्ट के क्या क्या फॉर्मूले हैं और वो आपको एग्जाम में कैसे हेल्प करने वाले हैं। फैक्टर कॉस्ट के क्या क्या फॉर्मूले हैं वो आपको एग्जाम में कैसे हेल्प करने वाले हैं, यहाँ हम इस बात को समझेंगे। ये देख लीजिए, सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट में देखो क्या अब हमने बताया था। अब यहाँ पे एक नया चीज लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे। क्यों, देखिए हमने बोला था कि आप टैक्स को तो माइनस करिए और सब्सिडी को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। आपको पता है कि सब्सिडी कहाँ से दी जाती है, आपको पता होना चाहिए। सब्सिडी जो गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमाती है उसी से सब्सिडी देती है, जो टैक्स से पैसा कमाती है उसी से सब्सिडी देती है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपका टैक्स ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है तो ये क्या इफेक्ट लाएगा, माइनस। और आपकी सब्सिडी ज्यादा है तो ये क्या इफेक्ट लाएगा, प्लस। क्यों, देखो माइनस और प्लस, ये है टैक्स, ये है सब्सिडी।
तो अगर आपका टैक्स ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। सब्सिडी ज़्यादा है तो प्लस में आएगा। क्या बोला, ये चारों नाम वो हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमपी। अगर हम किसी भी मार्केट प्राइस में इसका एडजस्टमेंट करते हैं तो चारों नामों के आगे क्या लग जाएगा, एफसीपी लग जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने समझा दिया था लेकिन दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। जितना हमने पढ़ लिया उसका बहुत बढ़िया रिवीजन यहाँ थ्योरी का, और कोई चीज़ हमारी छूटती हुई नहीं चल रही है। क्या बोलता है, नेशनल इनकम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसेस, प्रोसेस नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलता है यहाँ पे, उसने पूरी बात वही बोली है, दोबारा से रिवाइज कर दिया है, वही चीज़ है। नेट में क्या बोला है, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर लेंगे, यही मैंने बताया था। और यहाँ बोला है कि जो जीएनपी से आपका, जीएनपी से जीडीपी कैसे बनता है, या जीडीपी क्या बोला, देखो जो जीडीपी है उसमें से अगर नेट फैक्टर ऑफ इनकम अब्रॉड माइनस करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेट नेशनल, ये चारों नाम देखो, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मैंने जो पूरा चार्ट बताया था वही फॉर्मूले में लिखे हुए, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी आ गया। हाँ, अब आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये देखो वही चीज़ आ गई, रिवाइज हो रहा है, बहुत बढ़िया तरह से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या करेंगे आप, जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में इसका माइनस इसका प्लस होना क्या बनाता है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में। और अगर आप फैक्टर कॉस्ट को लेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को जोड़ना और सब्सिडी, ये एक ही फॉर्मूले का एल्जेब्रिक ट्रांसपोज किया हुआ है। ठीक है, पर्सनल इनकम, यहाँ से लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये जो पेज है, इस समय जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पेज को आप बिल्कुल मिस नहीं करना किसी भी कंडीशन में। लास्ट ईयर इस पेज से क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर इस पेज से क्वेश्चन आया था। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या आया था। उसने क्वेश्चन में निकलवाया था पर्सनल इनकम क्या होती है। क्या निकलवाया था, पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला देख लीजिए। पर्सनल इनकम बोलते हैं जो प्राइवेट इनकम हो रही है उसमें से आप जो प्रॉफिट बांटना है वो बांट दीजिए। प्राइवेट इनकम का मतलब आपने कोई कारोबार किया और कारोबार मिलजुल के किया तो आपने कहा था 2 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन उसमें से आपको हर पार्टनर का पैसा, तो जो देना है वो हटा दीजिए और उसमें से कॉर्पोरेट का प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। तो जो आपके पास पता लगा 2 करोड़ की इनकम हो रही है तो उसमें से आप एक तो प्रॉफिट जो देना वो बांट दीजिए, और उस कॉर्पोरेट का जो आपके पास 2 तरह की इनकम हो सकती है, कॉर्पोरेट की और वैसी, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट हटा दिए। और क्या बोला, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज माइनस टैक्सेस। रिटेन अर्निंग फॉरेन कंपनीज का मतलब है जो फॉरेन कंपनी होती है इंडिया में कमाने के बाद सारा पैसा बाहर नहीं ले जा सकती, सारा पैसा बाहर नहीं ले जा सकती, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस पैसे में से कुछ पैसा उनको यहाँ रखना होता है, रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो जो रखा हुआ रिटेन अर्निंग वो भी आपको माइनस करना है क्योंकि वो आपका नहीं है, और टैक्स भी आपको माइनस करने जो टैक्स देने हैं। तो उस इन सब खर्चों के बाद जो बचेगा उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम। और प्राइवेट इनकम क्या है, ये जो प्राइवेट इनकम है इसमें उसका फॉर्मूला क्या है, उसने बोला जो नेशनल इनकम है पूरी, उस नेशनल इनकम में से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माइनस कर दीजिए, या किसी एंटरप्रेन्योर की इनकम, या उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्राइज की इनकम है, उन सारी इनकम को माइनस करिए। और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेस हैं उनकी सेविंग्स को माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेशनल डेट यानी जो कंट्री का जो कर्जा है उस पर लगने वाले ब्याज को प्लस कर लीजिए। नेट करंट ट्रांसफर ऑन गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर्स ऑन अब्रॉड, ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में से आपका प्राइवेट इनकम निकलेगा। जब आपका प्राइवेट इनकम निकल जाए तो उसको आप बोलेंगे कहाँ पर, प्राइवेट इनकम वाले फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे, उससे आपकी पर्सनल इनकम निकलेगी। अब बात आती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है कि कोई भी जो पर्सनल इनकम बनी, ये वाली जो पर्सनल इनकम मिली, इसमें आपकी इनकम टैक्स की जो टैक्स जाएगा वो आपको कोई और टैक्स देने हैं, आपको फाइन फीस पेनल्टी देनी है। क्योंकि डिस्पोजल इनकम का मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी पर्सनल इनकम की बात मैं करूं, अगर आपकी पर्सनल इनकम है 50,000, कितनी है 50,000,
लेकिन ये डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। क्यों? इस 50,000 में से आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना है। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया आपने 10,000, या फाइन दे दिए या फीस दे दी, तो आप केवल अपना जो महीने का बजट बनाते हैं वो केवल उस पैसे से बनाते हैं। जैसे आप लोग करते नहीं कि जितना खर्चा है वो निकाल दो, जो रेगुलर खर्चा वो निकाल, अब जो बचा उसे क्या करना है हमें, उस चीज़ को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है, चलो और आगे देखिए। बस ये लास्ट चीज़ है इसकी, इस टॉपिक की, 1-2 मिनट में पूरी हो जाएगी। क्या आता है यहाँ पे देखो, वो कहता है रियल एनएनपी कैसे निकलती है। रियल एनएनपी कैसे निकलती है, उसने बोला जो करंट ईयर की एनएनपी है, मान लिया, देख ली, इसको सुन लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है एक पूरा। रियल एनएनपी तो जो हमने हमारे इस फॉर्मूले में लिखी थी, जो हमारे चार्ट में लिखी थी, वो रियल नहीं थी, वो नॉमिनल एनएनपी थी। उसको रियल निकालने के लिए क्या बोला, तो करंट ईयर की पता लगा, आई कितनी आई, $400 बिलियन आई, इनटू बेस ईयर का इंडेक्स, पता लगा बेस ईयर का इंडेक्स है 1700, ठीक है, और करंट ईयर का इंडेक्स है 1800। तो आप ये बताइए कि इस न्यूमेरिकल को जब हम करेंगे तो आपकी जो इनकम है, रियल इनकम, कम होगी या ज़्यादा होगी। देखो, जब आपका जो करंट इंडेक्स ज़्यादा है और बेस ईयर का जो है वो कम है, तो आपकी डेफिनेटली इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इससे कम होके मान लिया 380, ऐसी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये इतनी होगी। तो रियल जीडीपी हमने बताया था पीछे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 3 फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, पहला क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोला, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिविडेंड एंड अदर सिमिलर इनकम, अगर हम इनको यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, यानी आपको कारोबार के खर्चे के बाद जो बचा। मिक्स इनकम को क्या बोला, लेबर इनकम प्लस प्रॉपर्टी इनकम। अब कैसे, प्रॉपर्टी इनकम से मतलब जो भी आपने जैसे बिल्डिंग, लैंड या मशीनरी से इनकम कर रहे हैं, और लेबर इनकम मतलब जो मजदूरी करके या नौकरी करके कर रहे हैं वो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये हमने पहले भी बता दिया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है भाई, ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, चलो ये सारे फॉर्मूले रिवाइज किए हुए हैं, ये सारे फॉर्मूले रिवाइज किए हुए हैं बिल्कुल। ये वाला आप देख लेना जरा, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दोनों मेथड का वो दिया है कि आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में आएगा कि नेशनल इनकम कैसे निकलती है। उसने बोला वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये तीनों चीजें कहाँ हैं, इनकम है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इनकम है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो, सुन लो, यहां पे वो चीज आ गई, सेल्फ कंजम्पशन की वैल्यू को हमने उस समय बताया था ना कि क्या है, कि प्रोडक्शन मेथड में, जो प्रोडक्शन मेथड था उसमें वैल्यू एडिशन लेते थे, लेकिन जब नेशनल इनकम की बात आ रही है तो नेशनल इनकम में आपके सेल्फ कंजम्पशन का प्रोडक्शन भी ऐड हो रहा है। ठीक है, और इनको समझ लीजिए कि हम कमा कैसे सकते हैं, इतनी चीज़ों से कमा सकते हैं। ये जो पहला वाला है, ये पहली वाली जो कमाई है सारी, ये सारी कमाई कौन सी है, सारी कमाई, ये सारी कमाई आपकी कितने तरह से कोई कंट्री कमाती है। इंडिविजुअल की कमाई है, बिल्डिंग की कमाई है, कैपिटल यानी पैसा की कमाई है, कारोबार की कमाई है, और पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो कमाई है। क्यों, मान लिया पिछले बार आपका क्लोजिंग स्टॉक 10 करोड़ रुपए का था, तो इस बार वो इनकम है, अब 10 करोड़ में से खर्च किया, बचाया, खर्च किया, बचाया, फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ठीक है, अगला क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो कमाते हैं वो, गवर्नमेंट जो टैक्स से कमाती हो, और बाहर से लो, सब देखो, हर तरह की इनकम को जोड़ो तो नेशनल इनकम बोला। और एक्सपेंडिचर मेथड में नेक्स्ट जो नेशनल इनकम क्या होती है कि प्राइवेट का कंजम्पशन, ये तो पहले बता दिया था, C प्लस I प्लस गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज बढ़ गई है, क्या, ये C प्लस I प्लस G तो दिखा हुआ था, अब यहाँ पे चेंजेज इन स्टॉक, ये जो यहाँ बात आई थी कहाँ पर, ये वाला, कैसे चेंजेज इन स्टॉक, कैसे भाई, आपका जो पिछले बार का स्टॉक था मान लिया 10 करोड़ का था, इस बार 6 करोड़ रह गया, तो खर्च हो गया ना,
6 करोड़ में से 10 करोड़ में से 6 करोड़ रह गया तो 4 करोड़ का आपका खर्च हो गया, तो वो आप चेंज इन स्टॉक इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, और क्या है, गुड्स और इसका तो पहले ही बता देता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक हो गया, तो ये जो है दोनों मेथड का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। आप लोग इस टॉपिक को बहुत तेज़ी से स्पीड से भी देख करके, दोबारा देख करके बहुत अच्छा इसको कर सकते हैं, और इस टॉपिक को कर लेने से आपको ज़रूर डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। और एक जो मैंने बताया था जीडीपी का बेस ईयर, वो आप चेक कर लीजिए। इसमें से रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जहां बात आती है तो उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये सीख लेना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे हमारे बच्चे जो है जेआईबी में पास हो गए हैं, लगातार उनके मैसेज आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि कल हमने 6 घंटे की क्लास करी थी, 2 क्लासेस करी थी कुल मिला के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसके एग्जाम्स में आए थे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस कोर्स को जो है पूरा करिए, जेआईबी जो सीआईबी कर रहे हैं कंप्लीट करिए। और हाँ, एक खुशखबरी ये है कि हमने अपने जो सारे कोर्सेस हैं उसकी वैलिडिटी जून 2021 तक बढ़ा दी है। ये फ़ायदा उनको मिलेगा जो अब कोर्स परचेज करेंगे। बाई चांस उनका कोई पेपर रह जाता है, तो वैसे तो कोशिश ये होगी कि इसी बार निकल जाए, बाई चांस उनको रहता है, उनको रिन्यूअल का प्रॉब्लम नहीं फेस करना है, क्योंकि रिन्यूअल में भी हम लोग चार्जेस लेते हैं। तो इसलिए इस ऑफर का आप बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा, जिन लोगों ने कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया हुआ है। बहुत प्राइस भी बहुत डाउन है और पूरे 6 महीने की वैलिडिटी दे रहे हैं, लेकिन ये प्राइस जो है ऑफर के हैं, इसलिए आज संडे का ये उन लोगों के लिए ऑफर है जो क्लास ले रहे हैं। क्लास के बाद ये ऑफर शाम तक ये बंद भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्लास कैसी रही इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी रही इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा।